अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटा पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है वो एक ही सिंगल मैट्रिक्स होगा, यानी दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस उसके इनवर्स नहीं हो सकते किसी डी स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम सपोज ये भी कर लेते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसके एक इनवर्स की बजाय दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी एंड सी, ये भी दो मैट्रिसेस ही होंगे लेकिन ये इसके इनवर्स मैट्रिसेस होंगे। बी द इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए। अब क्या होगा कि क्योंकि बी जो है वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए को बी के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के राइट से मल्टीप्लाई करूं, आंसर विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। और इसी तरह मैंने ए और सी के बारे में भी कहा है कि ये भी एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो चाहे हम ए सी को मल्टीप्लाई करें चाहे हम सी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल अगेन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है रिजल्ट नंबर 2। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। तो अगर मैं बी को बी इंटू आइडेंटिटी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से वापस बी ही मैट्रिक्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं रिजल्ट नंबर 2 से। रिजल्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी की वैल्यू है वो हमारे पास ए सी आ रही है, तो मैं यहाँ पे ए सी पुट कर रही हूँ और यहाँ रीजन लिख देती हूँ फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर तीन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहे लास्ट टू को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फर्स्ट वन से बाद में मल्टीप्लाई करें, या पहले दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें और थर्ड वन से बाद में मल्टीप्लाई करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी और सी में बाद में रख दूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों रिजल्ट सेम ही रहेंगे। इसकी रीजन लिख लेते हैं, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है मैट्रिसेस की। उसके बाद हम बी ए की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बी ए की जगह मैं आइडेंटिटी प्लेस कर देती हूँ। सी विल रिमेन एज इट इज और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बी आ रहा है। यहाँ मैं रीजन क्या दूंगी, ये मैंने वैल्यू ली है फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। अब अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस सी ही मैट्रिक्स आएगा। स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि बी और सी जो है वो इनवर्स मैट्रिसेस हैं ए के, लेकिन लास्ट में प्रूफ हो गया कि बी और सी एक्चुअली सेम ही मैट्रिक्स हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रूफ हो गया कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो वो यूनिक होगा। सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। क्योंकि हमने स्टार्ट में बी और सी दो डिफरेंट इनवर्सेस सपोज किए थे, लेकिन वर्किंग के बाद पता चला कि वो एक्चुअली सेम ही मैट्रिसेस हैं। सो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करके दिखाना है। सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा A11 A12 A13 then A21 A22 A23 then A31 A32 A33 whole transpose whole divided by determinant of A। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसको कहते हैं रिजल्ट नंबर 1। इसके अंदर हम बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले हम ए इनवर्स कैलकुलेट करके देखते हैं। सो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको एक्सपैंड करूंगी बाय रो 1। तो ए इनवर्स सबसे पहले कैलकुलेट करें। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले यहाँ 0 लिखना चाहिए। अब 0 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मैं इसको A11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। देन मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर 3 एलिमेंट आ रहा है जिसकी पोजीशन है फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी A12 के साथ।
और नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट आ रहा है 4। 4 की पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A13 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय A11, ये तो कंप्लीट आंसर ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएंगे। A12 का फॉर्मूला है -1 रेज टू दी पावर 1 + 2, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M12, और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहा था, और A13 का फॉर्मूला होगा -1 रेज टू दी पावर 1 + 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे M13 के साथ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 को मैं स्किप कर रही हूँ, 3 एज इट इज आ रहा है, -1 के ऊपर आ रही है पावर 3, और M11 का मतलब है, M12 का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मुझे छोड़ देना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड कॉलम है। यहाँ से अगर मैं एंट्रीज को स्किप कर दूं तो मेरे पास -4 2 6 5 आ रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, -4 2 6 और 5, यहाँ पे होगी ब्रैकेट क्लोज, देन आई हैव 4, -1 के ऊपर आ रही है पावर 4, और M13 मेरे पास क्या आ रहा है, M13 मेरे पास वैल्यू आ रही है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मुझे स्किप करना है, सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरे पास -4220 आ रहा है, -4220, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू आ रही है। अब जस्ट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है, ऑड नंबर है तो आंसर इसका -1 ही होगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, -20 आएगा, माइनस साइन बीच में रखेंगे, नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -12 आपके पास आंसर आ जाएगा। देन वी हैव 4, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है, आंसर विल बी +1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, आंसर 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें, आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा -3, और -20 और -12 का जो सम है वो बनेगा -32। देन वी हैव 4, और हमारे पास यहाँ 0 - 4 विल बी -4। टोटल वैल्यू देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 96, और इस 96 में से मैं 16 को लेस करूंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 80 आ रही है। नेक्स्ट हम को फैक्टर्स कैलकुलेट करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम A11 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A11 की वैल्यू होती है -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 इंटू M11, और अगर यहाँ से मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दूं तो मेरे पास -1 की पावर आ जाएगी 2, और डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 2065। इनको फर्दर सॉल्व कर लें, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर +1 आंसर देगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट हमारे पास 10 बन रहा है, माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट हमारे पास 0 बन रहा है, तो हमारे पास A11 का आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह से हम A12 कैलकुलेट करके देख लेते हैं। A12 का मतलब होगा -1 रेज टू दी पावर 1 + 2 इंटू M12, ये बनेगा -1 रेज टू दी पावर 3। M12 का मतलब है कि आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हम स्किप कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बचेंगी -4 2 6 5। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, -1 की पावर 3 है तो आंसर -1 ही आएगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास -20 आएगा, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर आपके पास -12 आ रहा है। नेगेटिव साइन एज इट इज आ रहा है आउटसाइड, और अंदर जो सम है वो -32 आ रहा है, सो टोटल आंसर विल बी +32। इसी तरह से हम A13 भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। A13 के लिए हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, -1 पावर 1 + 3, और ये मल्टीप्लाई होगा M13 के साथ, -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 4। M13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब हमारे पास -4220 आ रहा है, डिटर्मिनेंट के अंदर -1 की पावर 4 है, आंसर विल बी +1, और ये +1 फर्दर मल्टीप्लाई होगा डायगनल एंट्रीज के प्रोडक्ट से माइनस नॉन डायगनल्स के प्रोडक्ट से, दैट इज 4। तो मेरे पास यहाँ से जो टोटल आंसर है वो -4 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम A21 कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 आ जाएगा, साथ में हमारे पास M21 आ जाएगा। -1 की पावर आ रही है हमारे पास 3, और इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना था। यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज बच रही हैं वो है 3 4
0 एंड 5। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 ही होगा, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ रहा है 15 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 0 इंटू 4 विल बी 0। तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो -15 आ जाएगा। इसी तरह से हम A22 अगर कैलकुलेट करके देखें तो उसका फॉर्मूला होगा -1 पावर 2 प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा M22 के साथ, -1 की पावर आ जाएगी 4। M22 का मतलब है हमने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। सो अब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। अब हमारे पास जो एंट्रीज आ रही हैं डिटर्मिनेंट के अंदर वो है 0 2 4 एंड 5। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4 मीन्स +1 आंसर आएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट हमारे पास 8 आ रहा है। सो टोटल मेरे पास जो आंसर है वो -8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 823 कैलकुलेट कर लें तो उसका फॉर्मूला होगा -1 पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। नेक्स्ट हम इसके अंदर वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। -1 के ऊपर आ जाएगा 5। M23 का मतलब है हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो ये हमारे पास सेकंड रो और ये हमारे पास थर्ड कॉलम। अगर इसको हम डिलीट कर दें तो हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो बचेंगी 0 2 3 0। यहाँ से -1 ही पावर आएगी क्योंकि ऑड पावर है। साथ में अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें तो हमारे पास 0 इंटू 0 का प्रोडक्ट 0 ही रहेगा, माइनस जो नॉन डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये -1 जब इस -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी +6। कैलकुलेट करके देखते हैं A31। इसका फॉर्मूला होगा -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1, और इसके डिटर्मिनेंट में जाएगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एंट्रीज रखनी पड़ेंगी। सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो एंट्रीज हमारे पास बच रही हैं 3 2 6 4 6, और यहाँ से -1 के ऊपर आ जाएगी पावर 4। डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 18 आ रहा है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 8 आ रहा है। -1 के ऊपर 4 पावर मीन्स +1 ही रहेगा। 18 में से 8 लेस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10। इसी तरह से हम A32 कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे M32 के साथ, -1 के ऊपर आ जाएगी पावर 5। M32 का मतलब है कि हमने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो एंट्रीज हमारे पास 0 -4 4 6 बचेंगी। -1 के ऊपर ऑड पावर है, आंसर -1 ही आएगा। डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो -16 आ जाएगा। यहाँ से -1 आ रहा है, यहाँ से +16, और टोटल आंसर मेरे पास यहाँ से -16 आ जाएगा। इसी तरह से A33 कैलकुलेट करके देख लें। इसमें -1 के ऊपर 3 प्लस 3 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M33 के साथ। -1 के ऊपर आ रही है पावर 6। M33 का मतलब है कि हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये मेरे पास डिलीट होगा। मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो आएंगी 0 -4 3 2। -1 के ऊपर क्योंकि इवन पावर है, इसका आंसर +1 आएगा। डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है 2 इंटू 0 वो 0 ही होगा, माइनस नॉन डायगोनल का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है -12। तो यहाँ से जो टोटल आंसर है मेरे पास 12 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो जो रो में एंट्रीज आ रही हैं उनको मैं कॉलम में लिखती जाऊंगी। मेरे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 10 32 एंड -4। सेकेंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा -15 -8 6। थर्ड कॉलम मेरे पास हो जाएगा 10 -16 एंड 12। इस तमाम को मैं डिवाइड करूंगी 80 के साथ। अब किसी डिटर्मिनेंट को 80 से डिवाइड करने का ये मतलब है कि मैं उस डिटर्मिनेंट की उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को 80 से डिवाइड करूंगी। सो 10 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 80। सेकेंड कॉलम के अंदर -15 डिवाइडेड बाई 80, -8 डिवाइडेड बाई 80, 6 डिवाइडेड बाई 80, और थर्ड कॉलम के अंदर 10 डिवाइडेड बाई 80, -16 डिवाइडेड बाई 80 एंड 12 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटिंग्स हो जाएंगी। 10 का टेबल 1 टाइम कैंसिल आउट करेगा और फिर 8 टाइम कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री A इनवर्स की सिंप्लीफाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8।
32 और 80 की हम कटिंग करेंगे तो 16 का टेबल 2 टाइम्स और 16 का टेबल 5 टाइम कैंसिल आउट करेगा, तो 2/5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह 4 और 80 की अगर हम कटिंग करें तो 4 का टेबल 20 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, मेरे पास यहाँ पे -1/20 बन जाएगा। नेक्स्ट हम -15 और 80 की कटिंग कर लेंगे। 5 के टेबल से 5 का टेबल 3 टाइम जाएगा और 5 का टेबल यहाँ पे 16 टाइम जाएगा। इसी तरह -8 और 80 की कटिंग कर लेते हैं। 1 टाइम और 10 टाइम टेबल जाएगा। इसी तरह 2 के टेबल से कटिंग कर लें, 3 और 40 टाइम कटिंग होगी, तो नेक्स्ट एंट्रीज हमारे पास आ रही है -3/16, -1/10, 3/40। अगेन यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 1 और 8 टाइम, तो मेरे पास 1/8 आएगी पहली एंट्री। 16 का टेबल 1 टाइम, 16 का टेबल 5 टाइम, सो -1/5। और यहाँ से मेरे पास कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल से 3 और यहाँ पे 20, तो मेरे पास यहाँ लास्ट एंट्री आ जाएगी 3/20। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में ए के इनवर्स का आंसर कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और फिर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। आयोटा 0 0 नेगेटिव आयोटा, ये एक ही एंट्रीज हैं, इनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगी बी मैट्रिक्स को जिसकी एंट्रीज हैं 0 0 आयोटा 0। इनका प्रोडक्ट पहले ले लेते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट के लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो फर्स्ट रो थी हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में हम प्लस का साइन रखेंगे और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी सेकंड रो को अब फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सेकंड रो की जो पहली एंट्री है वो 0 है और फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री भी 0 है, बीच में प्लस का साइन ही रखेंगे। सेकंड रो की पहली एंट्री नेगेटिव आयोटा है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगी कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ, दैट इज 0। यहाँ दरम्यान में हम एक स्पेस रहने देंगे और अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगेन हम फर्स्ट रो लेंगे, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, सो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड को सेकंड के साथ। इसी तरह से अब मैं यहाँ से सेकंड रो लूंगी और इसी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, सो 0 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव आयोटा जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तमाम वैल्यू का हमने लेना है ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू 0 विल बी 0, दरम्यान में हमारे पास गैप आ रहा है, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर के आगे 0 ऐड होने से आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट है वो 0 0 आ रहा है, वी हैव टू टेक द होल ट्रांसपोज। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं 0 0, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर आ रहा है 0, इस तमाम वैल्यू का ले लें ट्रांसपोज और ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास रो आ रही है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 0 -1 और ये रो भी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज 0 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। आप इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1। हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे, दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 0 0 आयोटा 0, इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज और फिर ए जो कि वैल्यूज के साथ है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इसके ऊपर भी एक ट्रांसपोज आ जाएगा। सबसे पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बाद में लेंगे, तो ये जो रो वाइज एंट्री है ये हमारी कॉलम में आ जाएंगी 0 आयोटा और ये जो रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमने ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह से हमारे पास ये जो रो वाइज एंट्री थी इसको मैंने कॉलम में लिख लिया और ये जो सेकंड रो में लिखी हुई थी एंट्रीज इनको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया और अब मैं दोबारा ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखूंगी क्योंकि ट्रांसपोज अप्लाई हो चुका है। नाउ आई हैव टू टेक द प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो ले लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड को सेकंड के साथ, तो अगर मैं फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने सेकंड रो लेनी है और उसी को फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है,
तो फर्स्ट एंट्री यहाँ से आयोटा है और वहां से कॉलम की फर्स्ट एंट्री भी आयोटा है। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो रो है उसकी सेकंड एंट्री है 0 और वहां से कॉलम की सेकंड एंट्री भी है 0। बीच में हम कुछ थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और अब हम दोबारा से फर्स्ट रो पे जाएंगे, लेकिन हम सेकंड कॉलम यूज करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं फर्स्ट रो ले रही हूँ और यहाँ से मैं सेकंड कॉलम ले रही हूँ। फर्स्ट एंट्री को मैं फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 इंटू 0। सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 जो है वो माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड रो है वो मल्टीप्लाई होने जा रही है सेकेंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एंट्री ऑफ द रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री ऑफ द कॉलम प्लस सेकेंड एंट्री ऑफ द रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंट्री ऑफ द कॉलम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो 0 इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू 0, ये 0 प्लस 0 ही रहेगा। आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर प्लस 0, then 0 into 0 will be 0, 0 into iota will be 0, 0 into iota will be 0 and 0 into iota will be 0। और नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 रख रही हूँ और ये 0 मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आप ये दो एंट्री 0 0 रहने दें और इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2। सो रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 हमारे सामने, दोनों को कंपेयर कर लें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। 12 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है कि ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज। ए और बी मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करके देखते हैं। ए की एंट्रीज प्लेस कर लेते हैं 3 -1 2 1 1 4। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड मैट्रिक्स से, दैट इज 1 2 3 5 3 -2 और बाद में हम इसका ले लेंगे होल ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रो 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से कि फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो, सेकंड एंट्री से और थर्ड एंट्री से। सो रो की जो पहली एंट्री है वो 3 और कॉलम की पहली एंट्री 1 है, बीच में प्लस का साइन आएगा। सेकंड एंट्री ऑफ द रो और सेकंड एंट्री ऑफ द कॉलम, फिर प्लस का साइन आएगा थर्ड एंट्री ऑफ द रो विद थर्ड एंट्री ऑफ द कॉलम। अब इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन हमने रिपीट करनी है सेकंड रो के साथ। यहाँ से मैं सेकंड रो ले रही हूँ लेकिन कॉलम मैं पहला ही ले रही हूँ। सो यहाँ से मेरी पहली एंट्री है -1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सेकंड एंट्री यहाँ से मेरे पास रो की 1 है और वहां से कॉलम की सेकंड एंट्री 2 है। इसी तरह थर्ड एंट्री मेरे पास रो में 4 है और वहां से थर्ड एंट्री यानी कॉलम में थर्ड एंट्री 3 आ रही है। बीच में हम थोड़ी सी स्पेस दे देंगे और अब हमने पहली दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवा लिया पहले कॉलम के साथ। अब मैं फिर से फर्स्ट रो ले लूंगी और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो अगेन आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट एंट्री यहाँ से 3 आ रही है और कॉलम वाइज मेरे पास पहली एंट्री 5 है। उसके बाद हम प्लस का साइन रखेंगे। सेकंड एंट्री ऑफ द रो इज 2, सेकंड एंट्री ऑफ द कॉलम इज 3, थर्ड एंट्री ऑफ द रो इज 1 एंड थर्ड एंट्री ऑफ द कॉलम इज -2। देन उसके बाद हम सेकंड रो सेलेक्ट करेंगे, उसको भी हम सेकंड कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो एंट्रीज बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा वो होगा -1। यहाँ से क्योंकि रो की पहली एंट्री -1 है, वहां से कॉलम की पहली एंट्री 5 है। यहाँ से रो की दूसरी एंट्री 1 है, वहां से कॉलम की दूसरी एंट्री 3 है और यहाँ से हमारे पास रो की जो एंट्री है वो 4 है और यहाँ से लास्ट एंट्री ऑफ द कॉलम -2 है। ऊपर हमारा ट्रांसपोज एज इट इज आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 into 1 will be 3, 2 into 2 will be 4, 1 into 3 will be 3। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 3 + 2 + 3। यहाँ से रिजल्ट आएगा -1, यहाँ से रिजल्ट आएगा 2 और यहाँ से रिजल्ट आएगा 12। नेक्स्ट हमारे पास 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 देगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 दे देगा और 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 दे देगा। -1 into 5 will be -5, 1 into 3 will be 3 एंड 4 into -2 will be -8। इसके ऊपर आ रहा है होल में ट्रांसपोज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ से 3 + 3 + 2 दिस ऑल विल बी 8। 12 में से 1 लेस करेंगे 11, 11 + 2 विल बी 13, 15 + 6 विल बी 21, 21 में से 2 लेस करेंगे तो 19 बचेगा। यहाँ से -5 और 3 को ऐड करेंगे -2 आएगा, -2 -8 के साथ मिलके -10 बनाएगा। अब इस पूरे डिटर्मिनेंट का, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। पहली रो में हमारे पास 8 19 आ रहा है, इसको मैं कॉलम वाइज लिख दूंगी, और सेकंड रो में मेरे पास 13 और -10 आ रहा है, इसको भी मैं कॉलम वाइज लिख दूंगी। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको कह देते हैं रिजल्ट नंबर 1। नेक्स्ट अब हम यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। हमारे पास 2 × 2 का रिजल्ट यहाँ 4 आएगा, और यहाँ से एक एंट्री हमारी चेंज होके 10 बन जाएगी, और जब मैं इसका ट्रांसपोज दूंगी तो ये बनेगा 10, 13, 19 और -10। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन। B मैट्रिक्स यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 5 3 -2, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे A ट्रांसपोज से, दैट इज 3 -1 2 1 1 4, इसके ऊपर भी आ जाएगा ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड में पहले हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो अगर ये मेरे पास फर्स्ट रो है 1 5, इसको मैं कॉलम वाइज लिख लूँ तो ये 1 5 बन जाएगा कॉलम वाइज। 2 3 मेरे पास नेक्स्ट रो है, इसका कॉलम बनेगा 2 3, और 3 -2 मेरे पास थर्ड रो है, इसका कॉलम थर्ड बन जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ट्रांसपोज ले लें। 3 2 1 मेरे पास रो वाइज लिखा है, इसको मैं कॉलम वाइज लिख लेती हूँ, और मेरे पास -1 1 4 भी रो वाइज लिखा है, इसको मैं कॉलम वाइज लिख लेती हूँ, -1 1 और 4। अब मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर लिए हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री ले लें 1, ये कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। रो की सेकेंड एंट्री कॉलम की सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और रो की थर्ड एंट्री इसी कॉलम की थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हमने रो नंबर 2 ले लेनी है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम 1 के साथ ही। रो 2 की पहली एंट्री है 5, कॉलम की पहली एंट्री है 3, रो 2 की सेकेंड एंट्री है 3, कॉलम की सेकेंड एंट्री है 2, और इसी तरह रो की जो थर्ड एंट्री है वो है -2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगी 1 के साथ। यहाँ पे हम बीच में कुछ गैप ले लेंगे, और अब हमने दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवा लिया है फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम इन्हीं दो रोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो ले लेंगे और अब हम जाएंगे सेकंड कॉलम की तरफ। इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे मेरे पास 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, यानी रो की पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री के साथ, रो की दूसरी एंट्री कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, और रो की तीसरी एंट्री कॉलम की तीसरी एंट्री के साथ। अब हमने इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास जो रो की पहली एंट्री है वो अगेन कॉलम की पहली एंट्री के साथ, रो की दूसरी एंट्री कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, और रो की जो तीसरी एंट्री है वो कॉलम की तीसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 into 1 will be 3, 2 into 2 will be 4, 3 into 1 will be 3, 5 into 3 15, 2 into 3 will be 6, or 2 into 1 will be 2. Then we have -1, 2 and 12, और इसके बाद एंट्रीज आ जाएंगी -5, 3 and -8। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10। 15 में से 2 लेस होगा 13, 13 और 6 मिलके बनेंगे 19। 12 में से 1 लेस होगा 11, 11 में 2 ऐड होगा 13, -8 में 3 ऐड होगा तो -5 बचेगा, और -5 -5 मिलके बनेंगे -10। हम इसको कह देंगे रिजल्ट नंबर 2। क्योंकि रिजल्ट नंबर 1 और 2 सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमिन वेदर बी इज इनवर्स ऑफ ए, और इसके लिए मैं दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। बी को ए का मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि चाहे हम बी को ए के लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करवाएं या राइट पे मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों सूरत में आंसर हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा। तो सबसे पहले हम बी ए प्रोडक्ट चेक करके देखते हैं। इसके लिए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दैट इज 7 2
3 1 और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ जो कि है 1 -2 -3 7। मल्टीप्लिकेशन करवा के देख लेते हैं। यहाँ से हम रो 1 सेलेक्ट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब हमने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। रो की पहली एंट्री यहाँ पे 2 है, वहां से कॉलम की पहली एंट्री 1 है। इसी तरह यहाँ से रो की दूसरी एंट्री 1 है और कॉलम की एंट्री है -2। बीच में हम कुछ थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। अब मैंने दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करवा ली है। अब अगेन मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी रो 1 और यहाँ से सेलेक्ट करूंगी कॉलम 2। तो फर्स्ट एंट्री है 7 और कॉलम की फर्स्ट एंट्री है -3। बीच में प्लस का साइन आएगा। रो की सेकंड एंट्री है 3 और कॉलम की सेकंड एंट्री है 7। इसी तरह से अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड रो। इसकी पहली एंट्री है 2 और कॉलम की पहली एंट्री है -3। रो की सेकंड एंट्री है 1 और कॉलम की सेकंड एंट्री है 7। इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो यहाँ से मेरे पास 7 -6 आ रहा है, 2 -2 आ रहा है, -21 +21 आ रहा है, -6 +7 आ रहा है। और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो रिजल्ट यहाँ से मेरे पास 1 0 0 1 आ रहा है। बी ए का जो प्रोडक्ट है वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे चुका है। अब हम चेक करेंगे ए बी प्रोडक्ट। ए बी प्रोडक्ट के लिए हमने ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखा, बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखा। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो की पहली एंट्री को कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएं, बीच में प्लस का साइन आएगा। रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 -3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ से रो 2 ले लेनी है और रो 2 को भी इसी कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो पहली एंट्री रो की और पहली एंट्री कॉलम की मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ पे आपके पास 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो इस तरह हमने दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ कर ली। अब हम रो 1 सेलेक्ट करेंगे लेकिन यहाँ से कॉलम 2 सेलेक्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसी तरह से अब हमने सेकंड रो लेनी है, उसको भी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो रो की पहली एंट्री -2, कॉलम की पहली एंट्री 3, रो की सेकंड एंट्री 7, कॉलम की सेकंड एंट्री 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ से बन रहा है 7 -6 -14 +14। यहाँ से आंसर आ रहा है 3 -3 -6 +7। और इस तरह से यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। सो अब क्योंकि बी ए और ए बी दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, सो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने डिटरमिन करना है कि बी जो है वो ए का इनवर्स है या नहीं। इसका मतलब है कि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि चाहे बी को ए के लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें या राइट पे मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम बी ए मल्टीप्लिकेशन चेक करके देखते हैं। बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 4 1 -3 0 1 0 -3 1 2 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ए मैट्रिक्स के साथ जिसकी एंट्रीज हैं -2 5 -3 0 1 0 3 7 4। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट रो ले ली और यहाँ से मैंने फर्स्ट कॉलम ले लिया। अब मेरे पास जो एंट्रीज हैं तो फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, आंसर आ जाएगा -8। यहाँ से सेकंड एंट्री 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, रिजल्ट विल बी 0। थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9, यहाँ से रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से सेकंड रो ले लें, उसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 बनेगा, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 बनेगा और 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होके -3 बनेगा। अब हम थर्ड रो ले लेते हैं। थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस इंटू माइनस +6 बनेगा, 0 इंटू 5 विल बी 0
और यहाँ से 2 इंटू -3 विल बी -6। हमने पहली तीनों रोज को मल्टीप्लाई करवा लिया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम इन्हीं तीनों रोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ रो 1 और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कॉलम 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आंसर आएगा। सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे अगेन 0। थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर विल बी अगेन 0। अब हम यहाँ से सेकंड रो ले लेते हैं, उसको भी इसी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 1 इंटू 0 विल बी 0। इसी तरह से हम यहाँ से थर्ड रो ले लेते हैं, इसको भी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। -3 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 1 विल बी 0 एंड 2 इंटू 0 विल बी 0। अब हमने तीनों की तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम जाएंगे कॉलम नंबर 3 के ऊपर। यहाँ से रो नंबर 1 ले लें और इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं कॉलम नंबर 3 के साथ। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 आ जाएगा, 0 7 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12 बनेगा। यहाँ से सेकंड रो ले लें, इसको भी हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 बनेगा और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 ही रहेगा। -3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -9 बनेगा। 0 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये भी 0 एंट्री हो जाएगी, देन 0 1 0 देन 0। इसके बाद यहाँ पे 14 मेरे पास आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है। अब क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्ट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो हमें सेकंड प्रोडक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। सो हम लिखेंगे कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नहीं है। बी इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए।